हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता, जो मैं पहले आप लोग को बताया है पहले लेक्चर में, कई साइट्स के संबंध में बताया, उनकी विशेषता बताई। आज मैं हड़प्पा सभ्यता की जो शेष बातें हैं, नगर योजना, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक, धार्मिक, तमाम स्थितियों के बारे में आज जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम उसकी नगर योजना के संबंध में आते हैं। तो शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उस समय, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं को देखें तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना और जल निकासी जो प्रणाली थी वो सबों में सर्वोत्कृष्ट थी। मार्शल महोदय ने तो कहा बहुत अद्वितीय है इसकी जो नगर योजना। और इसकी नगर योजना की जो खासियत है कि ये जो इसके विन्यास जो इसकी है वो जाल पद्धति पर पहले तो आधारित है। आप देखेंगे बिल्कुल जाल की तरह लगता है देखने में। और सड़कें जो जहाँ तक सवाल है वो बहुत बेहतरीन समकोण पर कटती हुई दिखाई पड़ती, 90 डिग्री एंगल पर कटती हुई दिखाई पड़ती। ये सबसे प्रमुख विशेषता थी उस समय। इससे फ़ायदे क्या होते थे कि जब हवा चलती थी तो एकदम देखेंगे जहाँ समकोण पे कटा होकर के टर्न लिया तो कोने में एक जगह पे हवा चली तो धूलकण जो है, जितने भी कचरा धूलकण होते थे सड़कों पर, वो इकट्ठा हो जाते थे। और इसका प्रमाण जो है आपको दिखाई देगा कि जब सफाई व्यवस्था हो जाती होगी, तो जब नगर योजना अच्छी जब थी मोहनजोदाड़ो की, जब 7 स्तरों में देखते हैं तो मोहनजोदाड़ो के जो अपर लेवल पर है वहाँ पे बहुत कोने पर बहुत कचरा का ढेर इकट्ठा दिखाई पड़ता है। इसका मतलब म्युनिसिपल सिस्टम्स बाद में एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर हुआ होगा। तो ये जो है निकल करके आता है। इसी प्रकार निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो जो नगर योजना है उसमें आप देखेंगे तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, मैंने बताया था पश्चिमी टीला जो था वो सुरक्षा से किलेबंदी किया हुआ था, और जो पूर्वी टीला था वो रिहायशी इलाका जो आम जनता के लिए नगर योजना थी वो बनी हुई थी। तो इसमें हालांकि आप एक हड़प्पा और सूर्यकोटाडा दो ऐसे स्थल थे जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी दोनों सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। वो एक्सेप्शनल है। इसके बाद देखेंगे कि नालियों की जो योजना है वो बिल्कुल ज़बरदस्त योजना। तमाम घरों की नालियाँ सड़क के मुख्य नाली से गुजरती हुई जो नाली थी उससे जुड़ी हुई है। हर एक घर की नाली, अभी भी वैसा ही होता। तो आप समझे उस समय की जो नाली की जो पद्धति है। और उसमें देखेंगे कि नाली जो है वो उसके कटाव को अवरुद्ध किया गया है ताकि लोगों को पानी का जो गंदा पानी उसका छीटा ना पड़े, यानी कि स्वच्छता का भी ध्यान में रखा गया। और तमाम जितनी नालियां हैं वो उसके ईंट जो हैं उससे बनाए हुए, पके हुए ईंटों से बनाए हुए, और कहीं कहीं तो पाइप, पके हुए पाइप, चनोदड़ों में पके हुए पाइप का प्रयोग किया गया। लोथल के एक साइड से वृक्ष को खोखला करके और तब उसको पाइप की तरह तैयार करके और तब उसको नाली में मिलाया गया। तो ये आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो नालियों का जो प्रयोग है, जो सुव्यवस्थित प्रयोग दिखाई पड़ता है, एकदम वेल प्लान्ड। तो ये इंडस वैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ठीक है, नगर योजना। अगर एग्जाम्स में पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन सभ्यताओं में किस लिए जानी जाती है, तो अपनी नगर योजना एवं सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के लिए ऑप्शन में होगा, उसको वही मारेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत में तमाम जितनी भी साइट्स हैं
उसके घरों के जो विन्यास है उसको अगर आप देखें तो हर घर में आपको 4 से 5 कमरों वाला घर दिखाई पड़ेगा आमतौर पर। हालांकि एक्सेप्शनल में कहीं कहीं 30 कमरों वाला घर भी दिखाई पड़ता। और उसमें आप जो घर थे, कमरे थे, कमरों के बाहर जो बीच में आंगन हुआ करता। अभी भी गांव में आप देखेंगे एक बड़ा सा आंगन बीच में होता है और चारों तरफ कमरे होते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विन्यास को अगर आप देखें घरों के तो बिल्कुल वैसे ही आर्किटेक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे। और जो कमरे थे उसमें के अतिरिक्त घरों में एक रसोई घर, एक स्नानागार, इन सब के साक्ष्य मिले। और हर एक में घर में एक कुआं, ये भी एक्सेप्शनल है। और कालीबंगा में तो हर एक प्रत्येक घरों में कुआं दिखाई पड़ता। बाकी साइट्स में प्रत्येक घर में नहीं है, सार्वजनिक कुआं का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कालीबंगा एक्सेप्शनल है जहाँ के प्रत्येक घरों में कुआं दिखाई पड़ता है। और कुएं के बाहर जो है आप देखेंगे ईंट बिछा करके उस पर जिप्सम और गारे का प्रयोग करके पानी उसमें से न रिसे, इस प्रकार की व्यवस्था, चबूतरा का भी निर्माण किया गया। तो ये जो व्यवस्था है घरों की, जो एक्सेप्शनल दिखाई पड़ती है। घरों में शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। और अगर आप उसको देखेंगे तो जो अभी का कल्चर वेस्टर्न जो दिखाई पड़ता है उसके भी साक्ष्य मिले, वेस्टर्न लैट्रिन के भी साक्ष्य मिले, उस प्रकार की व्यवस्था भी मिली। और तमाम जितने स्ट्रक्चर हैं वो ईंटों से बने हुए हैं, ठीक। और ईंट जो है वो पके हुए, ज़्यादा ईंटों का प्रयोग किया गया। केवल कालीबंगा में ही कच्चे कुछ ईंट मिले हैं, बाकी सभी जगह आपको पके हुए ईंटों का प्रयोग किया गया। ईंट जो होते थे वो आयताकार होते थे, जिसकी जो पूछी जाती है औसत जो है वो रेशियो 4:2:1 का रेशियो होता है। साइज शायद ना पूछे, लेकिन ये रेशियो पूछा जाता है। 4:2:1 का अनुपात है। तो ये हमारे टाउन प्लानिंग का है। और एक बात और कि देखिएगा कि बहुत सारे साइट्स पे खासकर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में वो 2 मंजिले मकान का भी साक्ष्य मिलता। ये कैसे पता चला? तो जो 2 मंजिला मकान है उसमें सीढ़ी दिखाई पड़ता। प्रथम मंजिली के मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी मिला, इसका मतलब ऊपर जाने का रास्ता है। और जिस घर में ये सीढ़ी मिला है उसके नींव को देखा गया, प्लिंथ को देखा गया तो बहुत डीप है, जो आम घरों से ज़्यादा डीप है। इसका मतलब है कि 2 मंजिला ही रहा हो, ठीक है। ऐसे ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। 2 मंजिले मकान तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जिस मकान में सीढ़ी मिला है उसका नींव नीचा, यह दर्शाता है कि 2 मंजिले मकान मिले। ये हुआ टाउन प्लानिंग। संक्षिप्त में ही बताऊंगा, ज़्यादा विस्तार नहीं जाऊंगा, ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा है। अब मैं आऊँ उसकी सामाजिक व्यवस्था पे। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की जो समाज व्यवस्था थी, परिवार जो था वो एक इकाई के रूप में दिखाई पड़ता, और जिसमें मातृत्व का जो प्रधान समाज थी, इसको मातृसत्तात्मक हम लोग समाज कहते हैं, क्योंकि इसमें मातृ देवी की पूजा का हमारे यहाँ परंपरा रही है और हमारे समाज में रही है। तो ये मातृसत्तात्मक सभ्यता मानी जाती है। जहाँ तक वर्गों का सवाल है तो पुरोहित वर्ग के अतिरिक्त समाज में तमाम व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जितने तरह के शिल्प वाले लोग हैं, चूँकि व्यापार हुआ करता था तो शिल्प से है, औजार बनाने वाले लोग हैं, ठीक है। जुलाहे, चूँकि वस्त्र का भी मिलता है, कपास चूँकि हमारे यहाँ है तो वो भी मिलता है।
श्रमिक, ये तमाम ऐसे वर्ग थे सिंधु घाटी सभ्यता में जो विभाजित है, इन वर्गों में ही विभाजित है। तो इसको हम लोग सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मानते हैं। फिर खाने का जहाँ तक सवाल है तो इनमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन यानी शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के का एविडेंस मिलता है, साक्ष्य मिलता है। गेहूँ, जौ, अनार के दाने, ठीक है, मटर, तिल, सरसों, इस प्रकार के 9 प्रकार के खाद्यान्न के साक्ष्य भी मिले। साथ साथ मांसाहारी में मछली है, बकरी है, कछुआ है, गाय है, सुअर है, घड़ियाल है, इन सब के साक्ष्य मिले हैं कि इनको खाया जाता। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता चला कि खाया जाता, कैसे एविडेंस को आप मानेंगे? तो देखिए, जो घरों की नालियां थी, उन नालियों में मछली के हड्डी, इन जितने बकरी की हड्डी, ये सब हड्डियां मिली हैं। यानी कि घर में खाया जाता होगा, तभी वो खाने के बाद वो नाली के जरिए है, तो वो एविडेंस मिलता। घरों की नालियों में इन हड्डियों का एविडेंस ये दर्शाता है कि ये लोग मांस खाते होंगे, वरना और कोई दूसरा तो है नहीं कि उसमें हड्डी मिल जाए, क्योंकि पूरा का पूरा हड्डी थोड़ी मिला है जो आप कहें कि वो फॉसिल्स के रूप में उतना मिल गया। वो तो नालियों के अंदर में टुकड़े 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 मिले। जैसे कोई खा करके फेंक देता है अभी भी, तो नालियों में जो एविडेंस होगा वो मिलता। तो ये दर्शाता है कि वे लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकृति के लोग थे, दोनों थे। मनोरंजन का जहाँ तक सवाल है तो डाइस, शिकार, डाइस खेलना मतलब पासे को खेलना, पासा का एविडेंस मिला है, पासा है। उसके बाद शिकार करना और पशुओं की लड़ाई, ठीक है, इस प्रकार के आखेट वाले जो काम हैं वो सब तमाम चीज़ें वो खेल के रूप में उपयोग की जाती हों। इसके बाद वस्त्र में आपको अगर पूछा जाए तो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का एविडेंस मिलता है, तो ये दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते होंगे। और शवाधान की जो प्रक्रिया है सामाजिक व्यवस्था के तहत वो भी आता है, तो उसमें आप समझ लीजिए कि शव को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं और कुछ शव को पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया गया और फिर उसको दफना दिया गया, यानी इसको अर्ध समाधिकरण कहेंगे। समाधिकरण के भी साक्ष्य मिले, अर्ध समाधिकरण के भी साक्ष्य मिले और जलाने के भी साक्ष्य मिले, क्योंकि इतनी मात्रा में सभ्यता में कुछ एक ही शवाधान का मिलना ये दर्शाता है कि जलाने की भी परंपरा रही होगी, क्योंकि राख के भी ढेर बहुत सारे मिले हैं। हो सकता है उसके बीच में हड्डियां मिली हैं, तो ये कहीं ना कहीं जंतुओं को और मनुष्यों को जलाने की भी परंपरा रही होगी। इसी तरह एविडेंस के आधार पर स्टडी होती है, ठीक है। अब हम आए उसके आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं है, चूँकि कोई ना कोई एक राजा का कॉन्सेप्ट तो नहीं रहा होगा। जनतांत्रिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है, कुछ लोग के हाथ में दिखाई पड़ता है कि सत्ता होगी, वो लोग रेगुलेट करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक व्यवस्था नहीं। आर्थिक जीवन से पहले धार्मिक जीवन की चर्चा एक थोड़ी सी कर लूँ, ज़्यादा नहीं है। धार्मिक जीवन का जहाँ तक सवाल है तो मातृदेवी की पूजा, लिंग, योनि, वृक्ष के प्रतीकों की पूजा, ठीक है, वृषभ जो है वो बैल, कुंवड़ वाला सांड जिसको भी कहते हैं उसकी भी पूजा, ठीक है। सूर्य, पशुओं में जो मैंने कुंवड़ वाला सांड बताया ये बहुत ज़्यादा पूजनीय रहा था, अभी भी है। अभी भी हिंदू संस्कृति में कुंवड़ वाला सांड को बहुत ही होता है, आप देखिएगा लेके घूमता रहता है वो बसहा बैल और कुंवड़ वाला सांड वो लेके लोग घूमते रहते, शिव के प्रतीक के रूप में लेते चलते। तो वो अभी उस समय भी इसका देखिएगा आद्य शिव का है, और उस समय भी पशुपतिनाथ शिव का जो है वो आप आद्य शिव कहते हैं जिसको, वो उस समय के लोग का वो देवता रहे हैं। और सूर्य की पूजा का भी साक्ष्य मिला है, क्योंकि बहुत मात्रा में
स्टीयरटाइट के बने हुए स्वस्तिक, ठीक है, के चिन्ह, उसके बाद क्रॉस, चक्र, इन सब दर्शाता है सूर्य पूजा के एविडेंस को। तो इसके भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो के एक सील पे पशुपति शिव का, जो जिसको आदि शिव कहते हैं, उसका साक्ष्य मिला है। एग्जाम्सन में बहुत पूछा जाता है। इसके सिंह निकले हुए 3 मुखों वाला है, पहला बात तो ध्यान में रखिएगा। और इसके जो नीचे जो है बाएं और दाहिने ओर जंतुओं का साक्ष्य मिला। ये एग्जाम में पूछा जाता, कौन कौन से जंतु, तो ये ध्यान में रखिएगा। भैंसा, गैंडा, हाथी, बाघ और हिरण, ये 5 जानवर हैं। भैंसा, गैंडा, हाथी, हिरण, बाघ। एक बात और महत्वपूर्ण है कि एग्जाम्सन में ये भी पूछा जाता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से संभवतः माने गया है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही मूर्ति पूजा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। मातृदेवी पूजा का साक्ष्य मिलता है, उर्वरता की देवी का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा से प्राप्त हुआ है कि उदर से न गर्भ से निकलते हुए पौधे को दिखाया गया। ये मातृदेवी को दर्शाता है कि मातृदेवी की पूजा है, ठीक है। वो उर्वरता के परिचायक है, पृथ्वी की परिचायक है। तो पृथ्वी की पूजा का जो साक्ष्य, वो आप उसी समय से मातृदेवी के रूप में हम लोग मानते हैं। तो ये साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं धार्मिक रूप में। मोहनजोदाड़ो के स्नानागार से आप देखेंगे तो उसकी ऊपरी सतह पे यज्ञ वेदी मिली है, जिसमें हवन वन करने का प्रावधान था। लगता है कि वहाँ पे कहीं ना कोई धार्मिक कार्य किए जाते होंगे, यानी कि वो स्नानागार में पवित्रता का परिचायक दिखाई पड़ता कि लोग वहाँ पे स्नान करके पूजा करते होंगे। हालांकि कोई मंदिर वगैरह का साक्ष्य नहीं मिला, कोई मूर्ति वगैरह नहीं मिली है, लेकिन वो अनुष्ठान करने का वहाँ पे आपको साक्ष्य मिला कि ये यहाँ पे अनुष्ठान होते होंगे, ठीक है। ये हमारा धार्मिक वाला संक्षिप्तता मैंने बताया। अब मैं आऊँ आर्थिक जीवन पे। तो जहाँ तक आर्थिक जीवन का सवाल है, हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर, पशुपालन पर, व्यापार पर, दस्तकारी पर आधारित दिखाई पड़ती है। तो कृषि को देखें तो 9 प्रकार के जो फसल का एविडेंस मिलता है, वो इसमें गेहूं और जौ प्रमुखता के साथ है। चावल के जो साक्ष्य हैं वो 2 ही स्थल से राइस हस्क प्राप्त हुए हैं, वह है लोथल और रंगपुर। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आईएएस से लेकर तमाम एग्जाम्स में। तो इसको आप लोग ढंग से याद करेंगे। लोथल और रंगपुर 2 ऐसे स्थल हैं जहाँ से चावल हस्क यानी धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि कपास को उगाने का श्रेय ये जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही। सुमेरिया वासी जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो उसके सील पे मिला है, मेलुहा के नाम से बुलाते थे। और उन्होंने कहा कि मेलुहा वासियों को सिंडोन उपजाने का श्रेय जाता। और ये सिंडोन का मतलब है कपास। तो एग्जाम्सन में पूछता है कि सुमेरियावासी सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से बुलाते, तो मेलुहा, ठीक है। इसको याद रखना है बढ़िया से। और कपास को किस नाम से पुकारते थे, तो सिंडोन, ठीक है। तो ये पूरे वर्ल्ड में ये को देने वाले, हम लोग कपास देने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही हैं, भारत ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो पशुपालन है उसमें बैल, भैंस, बकरी और सूअर ये प्रमुखता के साथ पाले जाते थे। गाय जो है वो उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन जब बैल और सांड है तो गाय तो होगी ही ना होगी। लेकिन एविडेंस के तौर पर हम लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं, रही है वो बात सही है, लेकिन एविडेंस के तौर पर प्राप्त नहीं होता।
किसी भी सील पर गाय का न होना वो परिचायक दिखाता है कि वो लोग गाय के प्रति बहुत ज़्यादा, जिस तरह से आर्यंस लोग थे कि गाय को बहुत प्रमुखता के साथ संपत्ति का परिचायक मानते थे, वे चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई नहीं पड़ती। और नेक्स्ट है कि जो कुंभड़ वाला साड़ है वो मैंने बताया था इस संस्कृति की खास विशेषता है। उसको पवित्रता के दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। गुजरात के सुरकोटडा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। तो घोड़े के एविडेंस के संबंध में 3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली, तो आप बोलेंगे सुरकोटडा गुजरात में। और घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं, तो राणा घुंदई से। आज साइट का नाम याद रखना, राणा घुंदई से घोड़े के दांत मिले। और स्टीयर टाइट के जो सेल खड़ी बोलते हैं और जो पके हुए जो अभी मूर्तियाँ बनती हैं मिट्टी की, इसकी मृण मूर्ति कहते हैं। तो ये मृण मूर्तियों के बने हुए घोड़े जो मिले हैं वो लोथल से मिले। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण है, राणा घुंदाई, सुरकोटडा और लोथल। इन तीनों से घोड़े के अलग अलग चीज़ों के साक्ष्य मिले कि घोड़े की अस्थियां सुरकोटडा से, घोड़े के दांत राणा घुंदाई से, और घोड़े का जो मृण मूर्ति है वो लोथल से प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं कि घोड़े व्यापार जो है वो कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ से होता था, किस किस जगह से क्या आयात किए जाते थे, ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। सभ्यता में जो आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं उनमें सबसे पहले तो टीन जो है उसको ईरान से और अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था। और टीन को तांबे के साथ मिला के कांसा बनाया जाता था। और कांसा महत्वपूर्ण रूप से यूटेंसिल्स और तमाम अस्त्रों को बनाने में उपयोग होता था। तो आप देखेंगे कि इसको हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इसको टीन को बहुत महत्वपूर्ण है। टीन हम लोग कहाँ से मंगाते थे, ईरान से और अफ़गानिस्तान से। ठीक है। दूसरा है तांबा। तो तांबा खेतड़ी राजस्थान से सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों से मंगाया जाता था। तो उस समय जो है ये राजस्थान जो है वो बिल्कुल कहें आपकी साइट्स के अंतर्गत में, लेकिन अन्य साइट से मंगाए जाते थे। तो इनसे साइट का आयात ही कहें। अभी भारत के संदर्भ में नहीं कहें कि भारत जो है उत्तर राजस्थान भारत में, लेकिन वो उस समय लोग आयात करते थे अन्य साइट्स पर, और अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान से भी। और चांदी का जहाँ तक सवाल है तो ईरान और अफ़गानिस्तान से चांदी आयात किए जाते थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण है वो है लैपिस लेजुली, जिसको हम लोग लाजवर्त कहते हैं। ये बदखशां, अफ़गानिस्तान में जगह है बदखशां, उस बदखशां से लैपिस लेजुली नामक स्टोन जो प्राप्त की, जिसको लाजवर्त कहते हैं, ये स्टोन प्राप्त किए जाते थे, वहीं से आयात किए जाते थे। फिरोजा, ये भी एक स्टोन है, फिरोजा स्टोन सब अभी हम लोग पहनते भी हैं, लाजवर्त भी फिरोजा भी। फिरोजा ईरान से मंगाए जाते थे। और सोना जो अभी भी दक्षिण भारत के कर्नाटका से कोलार माइंस जो है वहाँ से मंगाए जाते थे। और ईरान से और अफ़गानिस्तान से भी सोने आयात किए जाते थे। इतनी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में ये ज़्यादा आता है। लैपिस लेजुली तो बहुत ही पूछा जाता है, ध्यान में रखना। और सोना जो कर्नाटका से दक्षिण भारत से कर्नाटका से आयात किया जाता था। तो ये साइट्स महत्वपूर्ण है जहाँ से व्यापारिक जो है हमारा संबंध रहा। सुमेरिया के साथ जो व्यापार हुए, ईरान के साथ व्यापार जो कहते हैं, वो देखिए व्यापार जो हुआ करता था वो कैसे
एक दूसरे से पता चलता है, तो ये सील के द्वारा पता चलता है, मुहरों के द्वारा पता चलता है। देखिए, मुहर से कंफ्यूज मत कीजिएगा सिक्कों से। मुहर जो होते थे वो सील जो होता था, जैसे अभी भी भारतीय खाद्य निगम का मुहर है, मैंने पहले ही बताया था आप लोग को कि जिस प्रकार लगाए जाते हैं, इसी प्रकार के सील मुहर लगाए जाते हैं। वो स्टीरियोटाइप के भी मिले, पत्थरों के भी मिले सील, और उन पर प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे, यानी कि सबका अपना अपना ट्रेडमार्क रहा होगा। जैसे अभी अपने अपने कंट्री का ट्रेडमार्क है, उस पर उसमें ट्रेडमार्क रहे होंगे। कई जीव जंतुओं के उसमें आपको खुदे हुए चीज़ें मिले, और यहाँ तक कि आप देखेंगे लोथल से तो आयताकार, बेलनाकार, हर एक प्रकार के सील प्राप्त हुए हैं, और लोथल से तांबे के सील भी प्राप्त हुए हैं, धातुओं के सील भी बने हुए प्राप्त हुए हैं। तो इन सीलों का जो महत्व ये था कि सब अपनी सामग्रियों पर वो सील मारते थे कि यहाँ से आयातित चीजें हैं। यही सील मिले हैं सुमेरिया में, और सुमेरियन सील मिले हैं भारत में। तो ये दर्शाता है कि उस समकालीन समय में सुमेरिया और भारत के बीच में, सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में व्यापार होता होगा। इसी प्रकार से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो माप की इकाई थी वो भी महत्वपूर्ण है। वो इकाई 16 के संख्या में थी, 16, 32, 64, ठीक है, 320, 640, इस तरह से जो 16 से विभाजित वाली संख्या है उसी पर आधारित थी। एग्जाम्पल में पूछता है ये कि माप की इकाई जो थी वो किस औसत पर आधारित थी, तो 16 की संख्या पर आधारित थी। इसके बाद जो है इसमें लंबाई को मापने के लिए पैमाने का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदाड़ो में शंख के बने हुए वो आपको जो सीप होता है उसका बना हुआ, और लोथल में हाथी दांत का बना हुआ पैमाना यानी स्केल लंबाई को मापने के लिए प्रयोग में किया गया। ये भी पूछा जाता है, मोहनजोदाड़ो से सीप का बना हुआ और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ। तो ये हुए हमारे व्यापारिक संबंध के बारे में। और हम आप छोटा सा आते हैं उसकी लिपि के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। और दूसरी बात कि जो लिपि है उसमें कई प्रकार के 64 जो मूल चिन्ह इसमें मिले हैं, और कई अन्य चिन्ह भी छोटे छोटे मिले हैं। तो इन 240 के की संख्या में सील और प्राप्त हुए, मतलब मूल चिन्ह 64 है। ये नहीं आएगा एग्जाम में, आएगा क्या कि जो लिखे किस प्रकार गए। तो जो लिखा गया वो दाएं से बाएं, देखिए दाएं से बाएं गए और फिर नीचे आए, ठीक है, और फिर बाएं से दाएं गए, फिर नीचे आए, फिर दाएं से बाएं गए। तो इस प्रकार देखेंगे ऐसे ऐसे इस प्रकार की आकृति बनती है। ये दर्शाता है, इस प्रकार के जो लिखी है उसको कहते हैं बॉस्ट्रोफेदन। बॉस्ट्रोफेदन नाम दिया गया, ये बॉस्ट्रोफेदन तकनीक है। तो पूछा जाता है कि एक तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार है, तो एक शब्द और यूज होता है भाव चित्रात्मक लिपि। इसमें जो चित्र बनाए गए हैं उससे भाव प्रकट होते हैं, उसकी प्रकार की लिपि। तो भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया, पिक्टोग्राफिक कहा गया, भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया। और साथ ही साथ इसकी जो तकनीक है लिखने की, इसको बॉस्ट्रोफेदन कहते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, थोड़ा रेयर क्वेश्चन है ये बॉस्ट्रोफेदन। तो ये हमारे अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जिस दिन पढ़ ली जाएगी उस दिन और हमको जानकारियाँ प्राप्त होगी। अब हम आते हैं उसके पतन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। देखिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो पतन है वो 2-4 ही महत्वपूर्ण है। बाकी अगर इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जब पूछा वो बहुत विस्तार से पढ़ा जाता है। तो अलग साइट्स के बारे में अलग अलग पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आप देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि बाह्य आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, वो इन्होंने इसलिए कहा कि मोहनजोदाड़ो में एक ही स्थल पर कई हड्डियाँ मिली हैं, स्कल मिले हैं, और पूरी कंकाल तंत्र मिला, और सबके कंकाल तंत्र पर कहीं न कहीं कट का निशान भी मिला।
तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर वार हुआ होगा। ठीक है, बाढ़ के एविडेंस भी आप कहें तो मोहनजोदाड़ो से कई मिले हैं। मोहनजोदाड़ो 7 बार बसा है, कभी प्राकृतिक विनाश के कारण हर बार बाढ़ आया, बसा, फिर उसके ऊपर बस गया, फिर उसके ऊपर बस गया, इस प्रकार का। तो कहा गया कि अगर बाढ़ के कारण विनाश हुआ हो तो 7 बार बसी है तो 8 बार बस भी सकती थी। ठीक है, अगर आपने फिल्म देखी होगी, मोहनजोदाड़ो पर फिल्म बनाई, उसमें देखिएगा ऋतिक रोशन साहब है, और देखिए उस पिक्चर का जो एंड होता है, क्या दिखाया उसमें दिखाया बाढ़ आया, पूरा सब जो आप देखेंगे पूरा मोहनजोदाड़ो जो है वो डूब गया। उसके बाद क्या हुआ, हीरो जो है एक नाव पर वो निकल जा, कुछ लोगों को लेकर के वो माइग्रेट करता हुआ दिखाया गया, उसको मरता हुआ नहीं दिखाया गया, माइग्रेट करता हुआ दिखाया गया। इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो सभ्यता नगरीय सभ्यता है, वो नष्ट हुई, विनाश नहीं हुआ, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चल गया, ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गया। ठीक है, इसलिए आप कहें कि वो ग्रामीण सभ्यता के रूप में तब्दील होता हुआ दिखाई पड़ता है, कई जगह दिखाई पड़ता है। बाह्य आक्रमण करेंगे तो कौन आया, आप सिंधु घाटी सभ्यता का एज क्या मैंने बताया था, 2500 से 1750 बीसी, और आर्यंस के आने का समय क्या है, 1500 बीसी, उसे पहले नहीं ले जा सकते हैं। यानी कि 250 साल का गैप दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं हुआ होगा, नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हुई होगी, और आर्यंस इन ग्रामीण सभ्यता के लोगों को ही विस्थापित करके दक्षिण भारत की ओर खदेड़ दिए होंगे, और उत्तरी भारत के हिमालयन क्षेत्र में खदेड़ दिए गए। इसीलिए देखिएगा अनार है, यहाँ के जो लोग हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मूल लोग हैं, वो अनारे लोग हैं, वही यहाँ के मूल निवासी हैं। बाकी आर्यंस जो यहाँ लेकर के आए वो अपनी संस्कृति लेकर के आए, इन लोगों को खदेड़ दिया हिमालयन रेंज में और दक्षिण भारत में। इसलिए देखिएगा दोनों हिमालयन रेंज और दोनों दक्षिण भारत, ये दोनों रेंज शिव के कल्ट हैं। ये आद्य शिव जो आपने मैंने बताया, शिव के उपासक। इसलिए अभी भी आपको तमाम जो कश्मीर वाला इलाका है चले जाइए तो अभी भी तमाम जो इस जनजातियों वाला क्षेत्र है वही शिव का क्षेत्र है। जनजातीय लोगों के देवता कौन, शिव ही हैं। और आर्यंस के देवता कौन थे, तमाम ये देखेंगे आप, इंद्र से लेकर तमाम जितने देवता थे सब आर्यंस के देवता थे। बाद में एसिमिलेशन हो गया सोसाइटी में और आर्य लोग भी शिव को मानने लगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप देखें तो ये इसी प्रकार से दिखाई पड़ता, अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें पढ़ेंगे आप तो यही दिखाई पड़ता। दूसरा जो है मॉर्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइन का मैंने मेरा बाह्य आक्रमण। दूसरा जो है जॉन मार्शल और एसआर राव साहब कहते हैं, देखिए ये पूछा जाता है एग्जाम में, किसने क्या क्या विनाश का कारण बताया, तो बाढ़ का कारण बताया किसने, जॉन मार्शल साहब ने, मोहनजोदाड़ो को देख करके ही बताया उन्होंने, और एसआर राव साहब ने। और जलवायु परिवर्तन को बताया अमलेंदु घोष ने मुख्य रूप से। गुरदीप सिंह ने कहा कि परागकण जो दर्शाता है कि ये बिल्कुल सूख गया था, सूखा पड़ा था, और उस परागकण की वजह से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वहाँ भीषण अकाल पड़ा होगा, और उस अकाल की वजह से जनसंख्या जो है वो विस्थापित हुई होगी, नगरीय सभ्यता में से नष्ट हो गया होगा। क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन जब तक ना हो तब तक आप व्यापार नहीं कर सकते, तो नगर फिर विनष्ट होने लगा। जनसंख्या के अनुरूप उत्पादन न हो तो निश्चित रूप से सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होगी, पलायित होगी, वहाँ से जाएगी। ठीक है, तो माइग्रेट करेगी, वो तमाम चीज़ें दिखाई पड़ती। तो ये जलवायु परिवर्तन सबसे प्रमुख कारण उसमें बताया गया। ऑरेल स्टाइन जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी यही कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का कारण है वो सबसे ज़्यादा, देखिए पतन हुआ है, सभ्यता का पतन हुआ है, विनाश नहीं। शब्द में थोड़ा सा सजगता बरतनी होगी। ठीक है, जहाँ मैंने कहीं भी विनाश कह दिया होगा तो याद रखिएगा विनाश नहीं हुआ,
सभ्यता का पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, यानी नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हुई। ठीक है। और एक अलग कारण था प्राकृतिक आपदा को, सब बाढ़ अकाल सबको मिलाकर उन्होंने KUR कैनेडी साहब ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं सब साइट्स के लिए अलग अलग है, लेकिन कुल मिलाकर प्राकृतिक आपदाएं ही हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। लेकिन एक जॉनसन्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मॉर्टिमर व्हीलर जिन्होंने आर्यों के आक्रमण के का कारण बताया, और दूसरा जॉन मार्शल जिन्होंने मोहनजोदाड़ो के आधार पर बाढ़ का कारण बताया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सब जो है वो मेंस के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट बनता, आप लोग के लिए यही दो महत्वपूर्ण है, यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। मैं संक्षिप्त ही कहूँगा कि जानकारी जिसके आधार पर आप लोग एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। मैं किसी दिन सिंधु घाटी सभ्यता पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेकर के आऊँगा, आप लोग को उस प्रश्न वाइज भी आप लोग एक डिस्कशन करके आप लोग को बिल्कुल तैयार कर दूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी प्रश्न पूछेगा आप बिल्कुल उत्तर देंगे। ठीक है, मैं अगले सेगमेंट में आपको आर्यंस के बारे में बताऊंगा, वैदिक पीरियड के बारे में बताऊंगा, वेदों के बारे में बताऊंगा, इन सब की जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और उम्मीद करते हैं, देखिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वरना मेरी सार्थकता नहीं रह जाएगी ये काम करने की। बहुत मुश्किल से समय निकाल के आप लोगों के लिए करता हूँ, और आप लोग देखते नहीं हो वीडियो तो फिर फिर मेरी कोई औचित्यता नहीं है। अगर पूरा आपने नहीं देखा और आप कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसके कहाँ PDF मिलेंगे, इसका मतलब है कि आप लोग पूरे नहीं देखते हो। मैं जानबूझ करके नहीं देता हूँ इसमें कि पूरा वीडियो आप देखते हो कि नहीं देखते हो, ये मैं कैसे समझूंगा? या तो आपके व्यूज़ से समझूंगा, ठीक है, कितने देर आप देखते हो इससे भी समझूंगा। तो आप देखो ना, नहीं देखो तो फिर फ़ायदा क्या? एक तो प्रत्यक्षता पढ़ा नहीं पाता, तो अभी मान लिया घर बैठे ही आप लोग पढ़ रहे हो तो कम से कम पूरा वीडियो को देखा करो बेटा, नहीं देखोगे तो फ़ायदा क्या होगा? और ये कई बार आपको देखने का मौका मिला है, कई बार देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा वीडियो सुनेंगे तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद तब तक के लिए। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता जो मैं पहले आप लोग को बताया है पहले लेक्चर में, कई साइट्स के संबंध में बताया, उनकी बताई। आज मैं